मेरी अम्मा हर रात मेरे ख्वाब में आती और कहती अपने अंकल से कहो कब्रिस्तान आकर मेरी कब्र से अपनी अमानत ले जाए। मैंने अंकल से कहा तो उनके पसीने छूट गए और मुझे बोले अपना ये ख्वाब किसी को मत बताना। लेकिन मुझे कुछ शक हुआ, मैंने तो अपने अब्बा को बता दिया यूं फौरन। अब्बा ने अम्मा की कब्र खुदवाई तो कब्र के अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां तो अंकल का। मेरी माँ बार बार मुझे चूमती और उसकी आंखों में एक अजीब हसरत हलकोरे ले रही होती। वो अक्सर बैठे बैठे रो देती। मैं चूंकि पूरा दिन बाहर काम पर होता था तो मुझे इल्म नहीं था वो क्या करती है या कैसे अकेली रहती है। मैं अकलौता था और मेरे अबू हमसे अलग रहते थे। उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी थी। अपने आखिरी दिनों में वो हर वक्त परेशान और बेचैन रहती, बार बार उठकर पानी भी पीती। मुझे समझ नहीं आता था कि आखिर उन्हें हो क्या गया है, क्यों ये ऐसे कर रही है। माँ ने मुझे खाना बना कर देना भी बंद कर दिया। वो बस बेकरारी में बैठी रहती। अगर कभी मैं उनके पास जाकर बैठता तो वो कहती शफी क्या बनेगा, मैं कैसे करूंगी। मैं बड़ा हैरान होता कि माँ को क्या हो गया है, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं। मैं जवाबन पूछता माँ क्या हुआ है, कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मगर वो बस मुझे गहरी नजर से देखती और फिर सो जाती। मैं भी वहां से उठ जाता। मेरी उम्र 25 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन अम्मा ने कभी मेरी शादी की बात नहीं की। मुझे शुरू से ही शादी का बड़ा शौक था। मैं अक्सर मजाक में कह भी देता, मगर वो बात बदल जाती और कोई नई बात शुरू कर देती। इस बात बदलने पर मुझे शरारत सूझती और मैं उनके गले में बाहें डालकर कहता बस शादी कर दो अम्मा मेरी, मैं नहीं चाहता तुम अकेली सारे घर का काम करो। मेरी बात पर वो मुस्कुरा देती और कहती अभी तुम छोटे हो, अपनी जिम्मेदारी तो संभाल नहीं सकते कि दूसरे इंसान की जिम्मेदारी उठाते फिरोगे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने ऊपर ध्यान दो, कुछ कामयाबियां हासिल करो, फिर देखना तुम्हारे लिए ऐसे दुल्हन लाऊंगी कि दुनिया देखेगी। मैं दिल ही दिल में बुझ जाता। अब मैं कहाँ से छोटा था, मेरी 25 साल उम्र हो चुकी थी और इस उम्र में मेरे दोस्तों के 3-3 बच्चे भी थे और अम्मा के मुताबिक अभी मैं छोटा था। इस तरह वो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन मुझे अब उलझन होने लगी थी। आखिर अम्मा क्यों मेरी शादी नहीं चाहती। मैंने बहुत मर्तबा उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर वो मान ही नहीं रही थी। एक मर्तबा मैंने सोच लिया कि अब खुलकर बात करनी है। कल को अम्मा नहीं रहेंगी, फिर कौन मेरा ख्याल रखेगा और घर की देखभाल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। मैं चूंकि पूरा दिन बाहर मजदूरी करता था, रात को जब घर वापस आता तो अम्मा सो चुकी होती, जिस पर मैं खुद ही खाना निकाल कर गर्म कर लेता। उन्हें मेरा कोई ख्याल नहीं था। दिल किया तो पका लिया, दिल नहीं तो वैसे ही लेट गई। इस रात में वापस आया तो अम्मा चारपाई पर चादर ताने लेटी थी। मुझे लगा वो सो रही होंगी। मैं जैसे ही कमरे से बाहर आया, अम्मा को हल्की सी छींक आई, जिससे मैं समझ गया कि वो जाग रही है, क्योंकि नींद में इंसान को छींक नहीं आती। मैं गहरी सांस भरकर अपनी चारपाई पर लेट गया और सोने की कोशिश की, मगर नींद भी कोसों दूर थी। बस जहन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वो सो क्यों रही है, आखिर ऐसी क्या बात है। या शायद अम्मा को इल्म हो गया है कि मैं शादी के मुतालिक बात करने वाला हूँ, लेकिन वो मेरी शादी करना क्यों नहीं चाहती। और भी इस तरह के बहुत से सवाल मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, जिन्होंने मुझे बेकरार कर रखा था। मैं इन्हीं उलझनों में लेटा हुआ था जब मुझे अम्मा की चारपाई पर हलचल महसूस हुई। मैंने जल्दी से उनकी जानिब देखा तो वो मुझे टटोलती निगाहों से देखते हुए धीरे धीरे चलते कमरे से बाहर निकल गई। मैं हैरान था कि ये कहाँ गई हैं। खैर इसी कश्मकश में मैं भी आहिस्ते से कदम उठाता हुआ बाहर निकल आया। देखा तो वो छत की जानिब जा रही थी। उनके ऊपर जाते ही मैं भी ना महसूस तरीके से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गया। मुझे लगा था आज गोया कोई ना कोई राज मेरे हाथ लगने ही वाला है, मगर शायद उन्हें मेरी आमद का इल्म हो गया था। जो वो ऊपर जाकर कुछ लम्हे सोचती रही और फिर पर्दों पर डाले कपड़े उतारने लगी। मैं भी गहरी सांस भर कर रह गया। यकीनन उन्हें मेरी मौजूदगी का इल्म हो गया था, वरना जरूर वो किसी और काम से ऊपर आई थी। मैं उनसे पहले ही आ गया और चारपाई पर लेटते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह उठा तो अम्मा ने मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं उठूं और नाश्ता तैयार हो। यही वजह थी कि मैं एक होटल से खाना खाता और मेरे जाने के बाद कहीं जाकर अम्मा अपना खाना बनाती। मैं जान चुका था ये नाश्ता रात वाले वाक़े को छुपाने के बायस तैयार किया गया है। जरूर कुछ ना कुछ है। अगर वो ऐसे नाश्ते वाली मोहब्बत ना दिखाती तो मैं अपना वहम समझ लेता और समझता कि सचमुच अम्मा को छत पर सुखाए कपड़े याद आए हैं। मगर अब मुझे कुछ खटकने लगा था। इसी कश्मकश में मैंने नाश्ता किया और काम पर चला गया। वापस आया तभी अम्मा का मूड बड़ा अच्छा था। मेरे लिए गर्मा गर्म दूध का गिलास
लाई जिसे मैंने हैरान होकर देखा तो वहाँ हंसकर कहने लगी, तू सारा दिन काम करता है, मुझे तेरा जरा ख्याल नहीं है, आइंदा मैं तुझे दूध दिया करूंगी, इससे नींद भी अच्छी आएगी और थकावट भी दूर हो जाएगी। मैंने मशकूक निगाहों से उन्हें देखते हुए दूध का गिलास खत्म किया और लेटते ही ऐसी ही नींद में सोया कि चाहकर अगले रोज आंख खुली। अब अम्मा मुझे नाश्ता दे या फिर ना दे, मगर वो दूध देने में नागा नहीं करती थी। इस दूध को पीते ही मेरी सारी थकावट उतर जाती और मैं सुकून की नींद सो जाता। कभी कभार मुझे लगता कि अम्मा शायद दूध में कुछ मिलाकर देती है, लेकिन फिर मैं इस बात को सर से झटक देता, भला वो क्यों ऐसा करेगी जबकि घर में अकेला मर्द ही मैं हूँ। अगर कभी कोई मसला हो गया तो वो मुझे ही जगाएगी ना। अगर नींद की दवाई मिलाई हुई होती तो मैं कभी नहीं उठ सकूंगा। ऐसी सूरत में उससे खतरे से अकेले निपटना होगा। ये बात दिमाग में आते ही मैं पुरसकून हो जाता। शायद जिंदगी अम्मा के बनाए हुए कवानीन पर ही गुजर जाती। अगर मुझे हबीबा ना मिली होती तो इस वक्त मेरी उम्र कोई 28 बरस हो गई जब हमें एक स्कूल का ठेका मिला। इस स्कूल की इमारत बहुत बुसीदा हो चुकी थी और हमें वो इमारत गिरा कर दोबारा उसी तर्ज पर नए सिरे से तामीर करनी थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे हसीन ठेका था, क्योंकि वहीं पर मेरा टकराव हबीबा से हुआ। वो भी अनपढ़ लड़की थी और उसी स्कूल में मुलाजमत थी। चूंकि बच्चों की पढ़ाई को तामीर की वजह से रोका नहीं जा सकता था, यही वजह थी कि इमारत के एक हिस्से में सारे बच्चे पढ़ते। हम आहिस्ता आहिस्ता इमारत तामीर कर रहे थे। एक हिस्सा कर लेते तो दूसरा हिस्सा गिरा देते, फिर उसे तामीर करते। सो वो भी पूरा दिन वहीं पर होती। उसका काम पूरे स्कूल की साफ सुथराई और बच्चों को संभालना था। इसी तरह वो हमें भी चाय बना कर देती, कभी पानी पिला देती थी। गर्ज वो स्कूल के साथ साथ हमारा भी मुकम्मल ध्यान रख रही थी। उम्र में कोई 20-22 साल की होगी। रंग सावला था मगर नए नक्श बला की खूबसूरत थे। स्कूल में हमारा अभी एक हफ्ता मुकम्मल हुआ था। मैं वैसे भी लड़कियों की जानिब बहुत कम मुतवज्जा होता, मगर उसे देखकर दिल करता था हर वक्त उसे सामने बिठा कर देखता रहूं। एक रोज उसने 5 मिनट पहले ही चाय बना कर दी थी। मैं चाय ठंडी होने की खातिर उसे जमीन पर रख कर मुंह धोने चला गया, मगर एक बच्चा भागता हुआ आया और चाय गिरा दी। मेरे साथ बैठे मजदूर उस बच्चे को डांटने लगे। बच्चा सहम कर हबीबा को देखने लगा जो चाय रख कर मुड़ने ही लगी थी। तभी वो कमर पर हाथ रखे और पलट कर ऐसी सुनाई कि तमाम मजदूर कानों का हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। चाचा तू अन्ना है, देख नहीं रहा बच्चा है, अगर चाय गिर गई है तो और बना दूंगी। वैसे भी तेरा कप है ना तेरे पास, तो बच्चे को क्यों डांट रहा है। और बना दूंगी चाय, मगर ये स्कूल है, यहाँ बच्चों की तरबियत होती है। कल को अगर ये बड़ा हुआ और ऐसे ही किसी बच्चे से चाय गिरी तो ये उसे डांटने के बजाय मारेगा, क्योंकि उसने अपने सामने यही देखा है कि चाय गिरे तो डांटना पीटना है। इसकी इस बात से सब मजदूर कायल होकर, और जिसने बच्चे को डांटा था उसने प्यार से बच्चे को समझाकर वहां से भेज दिया। वैसे तो अभी बहुत छोटी है और है भी मुलाजमा, लेकिन अकल बड़ी है तेरे अंदर लड़की। मजदूर ने शर्मिंदा होते हुए उसके सर पर हाथ फेरा और माफी भी मांग ली। मैं दूर खड़ा सब बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। इन सबको निपटा कर वो मेरे पास आई और गिलास लेने वाले अंदाज में बोली, भला तू जरा ऊपर कहीं चाय रख देता, तेरी सुस्ती की वजह से कितना ड्रामा लग गया। चल महसूस न करी, मैं नहीं बना कर लाती हूँ। वो तो चाय बनाने चली गई, लेकिन मेरे दिल व दीवार पर अपने काम की मोहरत साबित कर गई। शादी तो मैं करना चाहता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि लड़की कैसे चाहिए। उस रोज मुझे अदराक हुआ कि मुझे हबीबा जैसी लड़की नहीं बल्कि यही चाहिए। दूसरे के इख्तिताम में मेरी मोहब्बत हबीबा के लिए शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मैं खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रहा था। सुबह काम पर सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता, क्योंकि स्कूल में ओवर टाइम भी लगता था। जिंदगी का वो दौर बहुत खूबसूरत था। मैंने तस्वुर भी नहीं किया था कि मुझे कभी मोहब्बत होगी। बाकी लोगों से हमेशा यही सुना था कि मोहब्बत तो गरीबों के लिए बनी ही नहीं, मगर जो भी है मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो चुकी थी। एक रोज मैं आया तो मेरे पीछे ही हबीबा भी आ गई। मैंने बड़ी खुशगवार हैरत से पूछा, क्या हुआ, खैरियत है, आज तो सवेरे ही चली आई हो। मेरे सवाल पर वो बुझी बुझी दिखाई देने लगी और बोली, हाँ, जिसके घर में चैन ना हो वो ऐसे ही बाहर सहारे ढूंढता फिरता है। मैं समझ गया जरूर इसके घर में कोई झगड़ा हुआ होगा। ना चाहते हुए भी मैं उससे हमदर्दी के अंदाज में पूछ बैठा, बताओ क्या मसला है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। वो भी बेबसी से देखते हुए बोली, तू जानता है मेरी जिंदगी बहुत अजाब बनी हुई है, बस मैं इतना ही जीती हूँ जब तक स्कूल रहती हूँ। इसके बाद वो चुप हो गई, लेकिन मुझे बेचैनी लगी थी कि आखिर वो क्या कह रही है। तो बोल ना, चुप क्यों कर गई। नहीं रहने दे, तू कौन सा मेरा सगा है, बस मेरे दुख मेरे तक ही रहने दे। जा काम कर अपना, मगर मेरे लिए ये सब मुमकिन नहीं था। हबीबा बता
क्या हुआ है? तो भरोसा रख, किसी से नहीं कहूंगा। अगर तुझे मुझ पे ये थोड़ा सा भी यकीन आता है तो बता दे। तुझे तेरे किसी प्यारे की कसम, ये लड़कियां भी ना कसमों पर कैसे बंध जाती है ना, वो भी बताने को मजबूर हो गई। मेरे घर में सिर्फ भाभी और भाई हैं। भाभी मेरा ब्याह अपने भाई से करवाना चाहती है, जो माजूर और लागर है। भाई भी उसे नहीं रोकता और पूरा साथ देता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए नहीं देख सकती। बस कल ही भाभी ने मेरा निकाह रख दिया है। इतना बताकर रोने लगी। मैंने पूरे एक माह में कभी उसको रोते नहीं देखा था। हमेशा हर काम मुस्कुराते हुए करती थी। हबीबा, अगर तुम मेरी बात गौर से सुना तो मैं तुम्हें इस मसले से निकाल सकता हूँ। मेरी बात पर वो चौंक गई। कैसे? इसके कैसे के जवाब में मैंने बताया कि मेरी माँ भी मेरी शादी नहीं करना चाहती। मैं उसे लाख मर्तबा बोल चुका हूँ, मगर वो किसी तरह भी पकड़ में ही नहीं आ रही। इस तरह तो जिंदगी एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, फिर क्यों हम दूसरों के इशारों पर चलकर अपनी जिंदगी जिए। मेरी बात पर वो चुप कर गई। देखो, मेरे पास कुछ ना कुछ पैसे हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। हम एक घर किराए पर ले लेंगे। मेरी माँ को भी कभी इल्म नहीं होगा कि मैं शादी कर चुका हूँ और तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब वो बोली तो उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन ऐसे तो सब मोहल्ले वाले मेरे भाई पर थू थू करेंगे। यही कहेंगे कि बहन बदचलन थी, भाई के सर में सवार डालकर भाग गई और भाई भी कभी दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखेगा। मैंने खुद को हिम्मत दी, क्योंकि वो मेरी बात पर कायल होती नजर आ रही थी। तो क्या तुम इस भाई को दोबारा से शक्ल दिखाना चाहती हो, जो तुम्हें ऐसे ही किसी अपाहिज के साथ बयाने को मरा जा रहा है? रही बात के लोग तुम्हें बदचलन कहेंगे, तो क्या तुम बदचलन हो? इससे पहले हम दोनों में कोई ताल्लुक रहा है क्या? इस पर हबीबा ने नफी में गर्दन हिला दी। तो मैं मजीद बोला, देखो, कल तुम्हारा निकाह हो जाएगा, तो क्या ये बेहतर नहीं कि तुम अपने लिए वो चुनो जो तुम्हें सारी उम्र का सुख दे, ना कि वो जो तुम्हें पल पल मौत की दुआएं मांगने पर उकसाए। इस बात पर हबीबा ने सर झुका दिया। देखो, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें कभी दुख नहीं आने दूंगा। और फिर बल आखिर वो मान की। उस रोज हम अकेले ही स्कूल में सबसे पहले मौजूद थे। किसी और के आने से पहले ही मैं हबीबा को अपने साथ लेकर चल दिया। हम कचहरी चले गए, जिसे खिलने में अभी बहुत वक्त था। वही एक ठेले से हम दोनों ने नान चने का नाश्ता किया, चाय पी और इंतजार करने लगे। वो बहुत घबराई हुई थी, मगर मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर इस सूरत हाल में उसे घबराहट नहीं हुई तो फिर कब होगी। बल आखिर अल्लाह अल्लाह करके सब लोग काम धंधों में लगे, तो हमारा भी अगले 2 घंटों में निकाह हो चुका था। वो अमल जिसका मैंने तस्वुर तो बहुत मर्तबा किया था, मगर मुझे यकीन नहीं था कि एक रोज मेरी भी शादी हो जाएगी। कल तक हबीबा मुझे पसंद थी और आज उससे शादी बिल्कुल किसी दीवाने का ख्वाब मालूम हो रहा था। निकाह के बाद अपने एक जाने वाले के पास गया। उसने बहुत कम किराए पर हमें एक कमरे का घर दे दिया। मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ घर की दाल रोटी ही चलानी होती थी, वरना अम्मा ने कभी भी फरमाइश नहीं की थी। अक्सर औकात वो मुझे खुद भी पैसे दे दिया करती थी। मैं हैरान होकर पूछता कि ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास, तो वो मुस्कुरा देती कि मोहल्ले की औरतें मुझे सदका दे जाती हैं। मैंने उसे कई मर्तबा मना किया कि ये मत लिया करो, वो नहीं सुनती थी। तंग आकर मैंने उससे पैसे लेना ही छोड़ दिए। वो इन्हीं में गुजारा कर लेती और मेरी कमाई बची रहती। सो मैं बड़ा खुश था कि चले ये पैसे किसी काम आए। घर लेने के बाद हम दोनों बाजार गए और सारा जरूरी सामान लेकर घर में रखा। फर्नीचर की दुकान से 2 चारपाइयां भी खरीद ली। हबीबा अब कहीं से भी परेशान नहीं लग रही थी, बल्कि वो तो खुशी खुशी ये सब कर रही थी, जो मुझे भी सुकून दे रहा था। घर सेट करने के बाद मैं उसे छोड़कर अम्मा के पास गया और उसे बताया कि काम बढ़ गया है, शायद एक हफ्ता दिन रात काम करना पड़े। उसने किसी दुख का इजहार नहीं किया, बल्कि वो तो खुश दिखाई दे रही थी। गहरी सांस भरकर मैं वापस हबीबा के पास आ गया। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, मगर हम शहर के दूसरे कोने में रिहाइश पजीर थे, तो वहाँ भी बचत हो गई और कोई भी नहीं जान पाया कि हमने शादी कर ली है। अब मैं कभी कभार घर भी आ जाता और 1-2 रातें रह जाता। हबीबा को अकेले में डर नहीं लगता था, वो बहुत बहादुर थी, मगर मुझे भी तो उसका ख्याल था ना। अब मेरे यूं ही चक्कर लगते रहते दोनों घरों के दरमियान। मैंने कभी अम्मा को नहीं बताया था कि मैं शादी कर चुका हूँ। अगर बता भी देता तो क्यामत आ जाती, लेकिन मुझे अपनी माँ का ख्याल था। मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अम्मा ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि इतना काम क्यों करते हो, इतने दिन गायब कहाँ रहते हो, कुछ भी नहीं। बल्कि जब मैं उसे बताता कि हफ्ते बाद आऊंगा तो वो खुश दिखाई देती। मैं अजीब उलझन में फंसा हुआ था। इन्हीं दिनों मेरी मुलाकात अपने बाप से हुई। वो रास्ते में मुझसे टकरा गया तो मैं मुड़ने लगा, लेकिन अब्बा मेरी बासु पकड़कर एक बंद दुकान के पास ले गया और पूछा कैसे हो। मगर मैं चुप रहा तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, देखना, एक रोज जब तुम्हें अपनी माँ की हकीकत मालूम होगी तो तुम बहुत पछताओगे। अगर हो सके तो उससे दूर रहो या कहीं और चले जाओ। वैसे भी उसे तुम्हारी माँ बनने का कोई शौक नहीं है, उसे तो इसमें फायदा है
तभी तुम्हें बर्दाश्त कर रही है। अब्बा की बातें बहुत अजीब थी और हकीकत भी, क्योंकि अम्मा को वाकई मेरा ख्याल नहीं था और मेरा गायब होने से उससे फर्क भी नहीं पड़ता था। लेकिन अब्बा के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत हुई, भला उसे ये सब कैसे मालूम हो गया, क्योंकि ये तो बरसों से हमसे अलग रह रहा है और हम कभी इससे मिले भी नहीं। ना जाने कितने सालों बाद आज इसे देखा था। मैं चाहकर भी अब्बा से कुछ ना पूछ पाया और कुछ बताने का इसका इरादा भी नहीं था। वो बस मुझे आने वाले वक्त से खबरदार करना चाहता था। अब मेरे अंदर की आग हलकोड़े लेने लगी कि मैं अम्मा का राज जानकर ही रहूंगा। ऐसा क्या काम करती है वो जिसके इल्म हो जाने पर मुझे पछतावा होगा। मैंने हबीबा से कहा कि मैं 2 हफ्ते अब अपने घर पर रहूंगा, मगर वो उम्मीद से थी। मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली कि नहीं, तुम मेरे पास ही रहो। देखो, आज तक कभी कोई फरमाइश नहीं की, बस मेरा दिल घबराता है। अब तुम मुझे वक्त दो। तजस्सुस की जो चिंगारी मेरे अंदर भड़क रही थी हबीबा की बातों ने दुबा दी। अब तो मैं घर से महीनों दूर रहता, मगर अम्मा को परवाह नहीं थी। ऐसे में जब हबीबा की डिलीवरी का वक्त आया तो बर्दाश्त नहीं कर पाई और दोनों माँ बच्चा जान से चले गए। वो वक्त मेरे लिए किसी अज्जे से कम नहीं था। मैं अम्मा से भी नहीं कह सकता था और किसी और से भी दुख नहीं बांट सकता था। बस सारा दिन सड़कों पर फिरता रहता। मेरी और हबीबा की रफाकत को फकत 1 साल ही हुआ था, लेकिन वो 1 साल मेरी सारी जिंदगी पर भारी था। मैं इसी याद में पूरा महीना घर वापस नहीं गया। हर वक्त बस चुपचाप बैठा रहता। मुझे हर चीज में ये हबीबा का अक्स दिखाई देता। कभी कभार शिद्दत गम से मैं रो भी पड़ता और मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। मुझे लगता है शायद अम्मा को धोखा दिया है, उनकी दुआएं नहीं ली, तभी मैं खुश नहीं रह पाया। लेकिन अब उन्हें सच बताने का क्या फायदा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। मैं चाहे सारी दुनिया को भी बता देता तो भी मेरी हबीबा वापस आने वाली नहीं थी। मुझे कहीं भी कोई नहीं मिलता था, तो मैंने सोच लिया अब अम्मा को वक्त दूंगा, उनकी खिदमत करूंगा। शायद ऐसे ही मुझे कुछ सुकून मिल जाए। मैं घर गया तो गम और दुख ने मुझे बिल्कुल निचोड़ रखा था, लेकिन अम्मा ने एक मर्तबा भी नहीं पूछा कि बेटा कहाँ रहे, इतने दिन कैसी हालत बनाई हुई है, तुमने ख्याल क्यों नहीं रखा अपना। मगर ऐसा एक भी जुमला उनके मुंह से नहीं निकला। तो मैं खुद ही आगे बढ़ा और बोला, माँ, मैंने आपकी वो खिदमत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। अब मैं हर वक्त आपके पास रहूंगा, खिदमत करूंगा और आपका हर हुक्म बजा लाऊंगा। इस बात पर उनका चेहरा बिगड़ गया और वो बोली, नहीं, ऐसा क्यों करोगे तुम, तुम्हें कमाना चाहिए। मर्द खाली हाथ घर में बैठे अच्छे नहीं लगते। तुम बाहर जाओ, अच्छा कमाओ, फिर मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। शायद बहलावा दे रही थी या हकीकत कह रही थी, मगर मैंने उसी वक्त इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, बस अब आपको वक्त दूंगा। जिस पर वो बोली, चलो फिर वैसे ही कमाया करो जैसे पहले जान लगाकर कमाते थे। मैं इस बात को तो समझ नहीं पाया, लेकिन अब हुक्म बचा लाना था। 100 दिन रात मेहनत करने लगा। इन्हीं दिनों घर में मेरी चाची का आना जाना भी ज्यादा बढ़ गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अम्मा को दादकों से कोई रिश्ता निभाते नहीं देखा था, लेकिन अब चाची की आमदोरफ्त ने मुझे अजीब परेशानी में मुब्तला कर दिया। चाची के अलावा और कोई नहीं आता था। इसके बाद तकरीबन 7 साल ऐसे ही रहा। शादी नहीं की, कोई ऐसी खास दोस्ती नहीं बनाई, लेकिन इन सालों में अजीब बात यह थी कि हर जुमेरात को चाची हमारे घर जरूर आती थी। एक रोज मेरी तबीयत खराब थी, मैंने काम से छुट्टी कर ली तो मैं सोकर उठा। उस रोज अम्मा कुछ परेशान थी। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो वो टाल गई। हालांकि मेरी इतनी जिंदगी में उसने कभी नहीं पूछा कि मेरा बेटा परेशान क्यों है, लेकिन वो मेरी माँ थी, मुझे तो उसका ख्याल था ना। मैं रोज पूछता, क्या परेशानी है, बताओ मुझे, मैं उसका हल निकालूंगा, मगर वो नहीं बताती। मैं बल आखिर पूछ पूछ कर थक गया तो इस मौजू पर बात करना ही बंद कर दी, क्योंकि जब वो बताना ही नहीं चाहती तो मैं क्यों पूछूं। लेकिन फिर भी पूरा ध्यान उसी की जानिब अटका रहता और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा अम्मा को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्या पता कोई बीमारी हो। यही सोचकर मैं उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। बस बार बार यही कहे जा रही थी कि मैं जानती हूँ मेरा वक्त बहुत करीब है। मैं बड़ा हैरान हुआ, लेकिन डॉक्टर ने भी यही बात की कि इनका वक्त बहुत कम रह गया है, इन्हें कोई बीमारी है। लेकिन मैं चाह कर भी इस बीमारी की तशखीस नहीं कर पा रहा था। इतना जानता हूँ कि इनका कलील वक्त बाकी है। सिर्फ मैं ये सुनकर परेशान हो गया। वापसी पर अम्मा ने मुझे अपने पास बिठाया और बोली कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में अपनी मैली कमीज का एक टुकड़ा रख देना। मैंने हैरानी से पूछा कि अम्मा ऐसे क्यों कह रही हो, मगर वो बोली, अगर तू मुझे अपनी माँ समझता है तो तुझे यही करना होगा। मेरी बात माननी पड़ेगी, तो वादा कर रखेगा टुकड़ा। मैं उसकी बात की गहराई नहीं समझ पाया, लेकिन पक्का वादा कर लिया कि जरूर रखूंगा। अगले रोज ही माँ मर गई। मैंने वादे के मुताबिक उसके कफन में अपनी मैली कमीज का टुकड़ा रख दिया। उसके जनाजे पर बहुत कम से भी कम लोग थे। उस रात में अपना आखिर सहारा भी खो बैठा। मैं बहुत रोया, ना जाने क्यों वही लोग मुझे छोड़ जाते हैं जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन जहाँ हबीबा का दुख मानित पड़ गया था, वहाँ अम्मा के दुख को भी करार आ गया। अम्मा की वफात को 3 रोज गुजरे थे तो चची मुझे अपने घर ले गई। सारे रिश्तेदारों में वही वाही थी जिसने अम्मा की वफात पर शिरकत की थी। मैं उसके घर गया और वो भी अम्मा की तरह मुझे रोज रात को गर्मा गर्म दूध पिलाती, जिसे पीने के बाद मैं सो जाता और अगली सुबह जाकर कहीं मेरी आंख खुलती। अम्मा की वफात ने हबीबा के दुख को भी नए सिरे से
से ताज़ा कर दिया था। इन दिनों मैं काम पर भी नहीं जाता था क्योंकि मेरे पास इतना पैसा जमा था कि अगर सारी उम्र भी बैठकर खाता तो वो ख़त्म ना होता। एक रोज़ मैं सुबह उठा तो बाहर का दरवाज़ा बजा। चाची शायद कहीं गई हुई थी। जब जाकर मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अब्बा खड़े थे। मैं उन्हें देखकर झिझक गया और बोला, घर में कोई नहीं है। जिस पर वो बोले, इसीलिए तो आया हूँ, देख तूने पहले अपनी ज़िंदगी माँ के हाथ दे रखी थी, अब चाची को सरप्रस्त बनाए बैठा है। तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो बर्बादी ही तेरा मुकद्दर ठहरेगी। मैं समझा नहीं तो पूछ लिया, अब्बा क्या कहता फिरता है तू? कौन से ऐसे खदशे हैं जो तुझे डराते हैं? मुझे भी खुलकर बता, ये पहेलियां क्यों भिजवाता फिरता है? मेरी बात पर अब्बा बोला, क्या तू नहीं देखता कि तेरे साथ क्या हो रहा है? रातों को देखकर भी अनजान बनता है। इस वक्त अब्बा मुझे अपने हमदर्द लगे तो मैंने बताया कि रात को तो मैं दूध पीकर सो जाता हूँ। अब्बा बोले, आज मत पीना दूध, फिर देखना क्या हो रहा है तेरे साथ। इतना कहकर वो वहां से चले गए, मगर मैं बेचैन हो गया। अब मुझे अम्मा और चाची दोनों शक के घेरे में नजर आने लगे। आखिर जो अम्मा दूध मुझे बना कर देती थी वैसा ही चाची क्यों बना कर देती है? सोच सोच कर मेरा सर दुखने लगा तो मैं लेट गया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात चाची ने जब दूध ला कर दिया तो मैंने पीने के बजाय चुपके से गिरा दिया और सोता बन गया। मैं 2 बजे तक जागता रहा लेकिन कुछ ना हुआ। बल आखिर मुझे नींद आ गई। अभी मैं कच्ची नींद में ही था जब हल्के से शोर से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा तो चाची मेरी चारपाई के गिर्द दायरा बना रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और चाची का बाजू पकड़ कर बोला, बता क्या कर रही थी, वरना भी तेरी जान ले लूंगा। मेरी बात पर वो बहुत ज्यादा घबरा गई और फिर बताने लगी, तेरी माँ की विरासत तुझे दे रही हूँ। मतलब? मैंने सख्त लहजे में पूछा तो उसने बताया, माँ काला जादू करती थी और मुझ पर भी करती रही ताकि इसके मरने के बाद उसके काले जादू का वारिस मैं बन जाऊं और वो जादू अच्छे से चला सके। इसी वजह से अम्मा ने मुझसे कफन में मैली कमीज का टुकड़ा भी रखवाया था। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। लेकिन इसके बाद चाची ने जो बताया वो मेरी जान निकालने के लिए काफी था। इसके मुताबिक जो लोग काला जादू करते हैं उनकी उनकी औलाद नहीं होती और अम्मा को इल्म हो गया था। तभी उसने मेरी बीवी और बच्चे को अपने जादू से मार दिया ताकि आगे जाकर मैं उसके काले इल्म का वारिस बन सकूं। मजीद मैं भी इसका बेटा नहीं हूं। उसने मुझे एक यतीम खाने से अगवा किया था, तभी तो इससे मेरी फिक्र नहीं थी। और जब अब्बा को इल्म हुआ कि अम्मा काला इल्म करती है तो उन्होंने तलाक दे दी। ये बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम गया और मैं उस घर से निकल आया। वो चाची भी अम्मा से यही कुछ सीख चुकी थी, मगर मैं अब और किसी के काले खेलों का मोहरा नहीं बन सकता था। इसलिए वो शहर छोड़कर मैं हमेशा के लिए एक नए शहर में बसा हूँ। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।